गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट सेकेंड ऑप्टिक्स के इंटरफेरेंस यूनिट के अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर माइकलसन व्यतिकरण मापी की बनावट और कार्यविधि की बात की थी। मैंने आपको बताया था कि माइकलसन व्यतिकरण मापी बेसिकली एक थिन फिल्म व्यतिकरण का ही उदाहरण है जहां आयाम के विभाजन से व्यतिकरण प्रारूप बन रहा है। आज हम इसके अनुप्रयोग पे बात करेंगे कि हम इसकी सहायता से क्या वर्कआउट कर सकते हैं। जब हम इसके अनुप्रयोग की बात करते हैं तो हमारा सबसे पहला अनुप्रयोग आता है, वो आता है प्रकाश का तरंगदैर्ध्य ज्ञात करना। देखिए, इस पूरे सेटअप के अंदर हम कोई भी अगर एक वर्णीय प्रकाश लेते हैं और अगर ये प्रॉपरली सेटअप्ड है तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे पास जो फ्रिंजेस हैं वो वृत्ताकार बनेगी। इसकी सहायता से हम वृत्ताकार फ्रिंजें देख सकते हैं। अब इन वृत्ताकार फ्रिंजों के अंदर अगर मान लीजिए दोनों मिरर्स के बीच की दूरी d है तो हमारी कंडीशन 2d इज इक्वल टू 2n+1/2 लैम्डा, ये संपोषी व्यतिकरण या चमकीली फ्रिंज की कंडीशन होती है। ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं कि जहाँ पे भी थिन फिल्म की बात आती है तो थिन फिल्म के अंदर जो संपोषी व्यतिकरण की शर्त है वो है कि अगर ये दूरी 2d है, दोनों मिरर के बीच की दूरी d है, तो 2d जब भी इस शर्त को पूरा करेगी अर्थात 2n+1/2 इंटू लैम्डा, तो ये चमकीली फ्रिंज बनेगी। और जब भी 2d इज इक्वल टू n लैम्डा है तो यह काली फ्रिंज की कंडीशन हमारी प्राप्त होती है। सामान्यतः किसी भी प्रारूप में अधिकतम चमक के मुकाबले अधिकतम डार्कनेस यानी कालापन देखना बड़ा आसान होता है। तो जब हम अज्ञात प्रकाश का तरंगदैर्ध्य ज्ञात करना चाहते हैं तो हम इस सेटअप के अंदर धीरे से हम एक फ्रिंज पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं और इस फ्रिंज पैटर्न को ऑब्जर्व करने के बाद इस स्क्रू की सहायता से, क्योंकि हमारा एक मिरर फिक्स है और एक स्क्रू से हम इसको मूव करते हैं, तो अगर हम मान लीजिए x दूरी चेंज करते हैं, मान लीजिए मिरर्स के स्क्रू की सहायता से मिरर के बीच की x दूरी चेंज करते हैं तो हमारी नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट होगी। अब हमें इस प्रयोग में क्या करना है, हमने एक फ्रिंज पैटर्न देख लिया, हमने एक स्थान नियत कर लिया, उस स्थान के बाद हम धीरे धीरे स्क्रू को मूव करते हैं और जब स्क्रू मूव करते हैं तो वहाँ पर फ्रिंजेस शिफ्ट होगी। मान लीजिए किसी अवस्था में कैपिटल N फ्रिंजेस शिफ्ट होती है तो हमारे फ्रिंजेस शिफ्ट होने का मतलब हो गया कि अब हमारे पास जो दूरी है, मान लीजिए x दूरी से किया हमने तो हमारी दूरी हो गई 2d + x और मान लें यहाँ पर कैपिटल N फ्रिंजेस शिफ्ट हुई तो अब हमारी शर्त हो जाएगी n+n लैम्डा। अर्थात हम यहाँ से देखें तो 2d + 2x इज इक्वल टू n लैम्डा प्लस कैपिटल N लैम्डा। हम ये जानते हैं कि 2d अपने आप में n लैम्डा के इक्वल है तो मेरे पास 2x आ जाएगा n लैम्डा और यहाँ से लैम्डा का मान आ जाएगा 2x/n। देखिए, सबसे आसान तरीका है अपेक्षाकृत अन्य विधियों के कि हम अज्ञात तरंगदैर्ध्य कैसे ज्ञात कर रहे हैं। हमने सिंपली इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इस एक्सपेरिमेंट को प्रॉपर्ली सेटअप कर लिया। प्रॉपर्ली सेटअप करने के बाद हमने एक फ्रिंज पैटर्न ऑब्जर्व किया और एक स्थान पर फिक्स फ्रिंज, कोई भी एक नंबर की फ्रिंज हो सकती है, हम उसको काउंट नहीं कर रहे। हमने एक डार्क फ्रिंज की पोजीशन को जज कर लिया, उस पर हमने पॉइंट आउट कर लिया, हमारे क्रॉस वायर को उस पर लगा दिया। अब उस क्रॉस वायर के बाद धीरे धीरे स्क्रू से हम इन मिरर्स के बीच की दूरी तय करते हैं और हम देखते हैं वहाँ फ्रिंजेस शिफ्ट होती है। मान लीजिए 4 फ्रिंज, 8 फ्रिंज, 10 फ्रिंज। जब हमें सफिशिएंटली 8 या 10 फ्रिंजेस हमने शिफ्ट कर ली तो वो कैपिटल N होगा। तो इस तरह से हमने टेलीस्कोप की सहायता से हमारी आँखों की सहायता ली और उसमें कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हुई ये हमने कैलकुलेट की। मान लीजिए किसी प्रयोग में 7 फ्रिंज शिफ्ट हुई तो कैपिटल N 7 हो जाएगा। कभी हमने 10 फ्रिंजेस को शिफ्ट करा तो 10 हो जाएगा, 12 किया तो 12 हो जाएगा। इस तरह से कैपिटल N का मान हम ज्ञात कर लेंगे। साथ ही यहाँ पर जो स्क्रू गेज लगा हुआ है
उस स्क्रू अंतराल से जो भी हमने दूरी तय करी, क्योंकि हमें पहले की रीडिंग पता थी, बाद में जब हमने स्क्रू मूव किया तो उससे दूरी ज्ञात कर लेंगे, तो हमारे पास लैम्डा का मान आ जाएगा 2x/n। इस तरह से हम माइकलसन व्यतिकरण मापी की सहायता से अज्ञात प्रकाश स्रोत का तरंगदैर्ध्य या वेवलेंथ ज्ञात करते हैं। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। जब हमारे पास कई ऐसे मोनोक्रोमेटिक सोर्स हैं जो कहने को मोनोक्रोमेटिक है, लेकिन वहाँ पर दो वेवलेंथ है, जैसे सोडियम की बात करते हैं। सोडियम के अंदर दो तरंगदैर्ध्य पाए जाते हैं। सोडियम में दो तरंगदैर्ध्य पाए जाते हैं, 5890 एंगस्ट्रॉम और 5896, यानी 5890 एंड 5896। अब ये दोनों तरंगदैर्ध्य ऐसे हैं जो बहुत नियर बाय हैं, और इसीलिए सामान्यतः हम सोडियम को एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स मानते हैं। बट अगर हम इन दोनों तरंगदैर्ध्य के बीच का गैप थ्योरेटिकल हमें पता है, एक्सपेरिमेंटल फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम दो अल्प तरंगदैर्ध्य का अंतर ज्ञात करना चाहते हैं, तो देखिए जब भी हम ऐसे किसी प्रकाश स्रोत को काम में लेते हैं, देखिए दो अल्प तरंगदैर्ध्य का अंतर ज्ञात करना। जब हमारा उद्देश्य दो तरंगदैर्ध्य का अंतर ज्ञात करना है, फॉर एग्जांपल हमें सोडियम में ही दो तरंगदैर्ध्य का अंतर ज्ञात करना है, तो हमने सोडियम प्रकाश को काम में लिया। तो देखिए माइकलसन व्यतिकरण मापी में जो प्रारूप आएगा उसमें जो उसका λ1 है और λ2 है, ये दोनों ही अपना अपना प्रारूप बनाएंगे। अब λ1 अपना प्रारूप बना रहा है, λ2 अपना प्रारूप बना रहा है, तो नेचुरली जो हमें प्रारूप नजर आ रहा है वो एक तरह से इनका ओवरलैपिंग अतिव्यापित है। हम एक वो स्थिति ज्ञात करेंगे जहां बिल्कुल स्पष्ट प्रारूप आ रहा है। अब स्पष्ट प्रारूप कब आ रहा है? स्पष्ट प्रारूप तब आएगा जब λ1 का कंस्ट्रक्टिव λ2 के कंस्ट्रक्टिव पे ओवरलैप हो रहा है, λ1 का डिस्ट्रक्टिव λ2 के डिस्ट्रक्टिव पे ओवरलैप हो रहा है। यानी दोनों उस समय ऐसी स्थिति है कि दोनों ही जिस स्थिति पे हम देख रहे हैं वो दोनों ही कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दे रहे हैं। दोनों का ऑर्डर का डिफरेंस हो सकता है। मान लीजिए मैं पहले की बात करूं तो हो सकता है पहले वाले की कंडीशन ये हो कि वो उस जगह, अगर मैं कंस्ट्रक्टिव की बात करता हूं तो हो सकता है उसका n1वां ऑर्डर हो, यानी वो इस शर्त को पूरा कर रहा हो, जबकि सेकंड वाले का हो सकता है n2 ऑर्डर हो और वो इस शर्त को पूरा कर रहा हो। यही शर्त डिस्ट्रक्टिव की भी हो सकती है, अर्थात ऐसा हो सकता है n1 λ1 हो और यहाँ से n2 λ2। ये एक स्थिति हमने ज्ञात कर ली। अब स्थिति ज्ञात करने के बाद हम नेचुरली मूवमेंट करेंगे स्क्रूज का, वही स्क्रू का मूवमेंट करेंगे, मीन्स दोनों मिरर के बीच की दूरी बढ़ाएंगे। दूरी बढ़ाने पर हम देखेंगे कि नेक्स्ट वापस क्लियर पैटर्न कब आता है, यानी वो न्यूनतम दूरी ज्ञात करेंगे जहां पर वापस क्लियर पैटर्न आता है। ये क्लियर पैटर्न आ रहा है, यानी अगर मान लीजिए मैंने x दूरी तय करी है तो इसका मतलब एक ने अगर n ऑर्डर बढ़ाया है तो दूसरे का n+1 ऑर्डर बढ़ेगा, तभी तो ओवरलैपिंग सेम आएगी। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं ये मान लेता हूं कि फर्स्ट वाले ने n ऑर्डर इंक्रीज किया है, मान लीजिए मैंने x दूरी तय करी है और x दूरी करने से फर्स्ट वाले की n1th ऑर्डर या n1 ऑर्डर शिफ्टिंग हुई है, तो उस अवस्था में सेकंड वाले के लिए नेचुरली n+1th ऑर्डर होगा। यानी समान दूरी में अगर पहले ने n ऑर्डर क्रॉस किया है तो सेकंड का n+1 होगा। इसका मतलब हम यहां से देखें तो मेरे पास शर्त बन जाएगी n λ1 = n+1 λ2। मेरे को ज्ञात करना है λ1, n कॉमन लिया, λ1 - λ2 = λ2, अर्थात λ1 - λ2 मेरा आ जाएगा λ2/n। किंतु मुझे भी n भी नहीं पता है,
तो आप यहाँ से देखें, यहाँ से n का मान ज्ञात कर सकते हैं। n का मान आ जाएगा 2x अपॉन n। अगर ये मान मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करता हूँ तो λ1 माइनस λ2 हो जाएगा λ2 अपॉन 2x इंटू λ1। आप देखें ये एक एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास, जहाँ से हम λ1 माइनस λ2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। आप थोड़ा सा एक बार मैं ब्रीफ कर दूं कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहे हैं। हमारा माइकलसन इंटरफेरोमीटर का सेटअप फिक्स है। हमने इनिशियली एक फ्रिंज पैटर्न को ऑब्जर्व कर लिया। चूंकि यहाँ एक ऐसा स्रोत है जिसके अंदर दो अल्प अंतर के तरंग दैर्ध्य हैं, सामान्यतः वह मोनोक्रोमेटिक सोर्स ही है, किंतु उसमें दो अल्प तरंग दैर्ध्य स्मॉल डिफरेंस है। हम यहाँ पर हमारे टेलीस्कोप में इस तरह से सेटअप करेंगे कि स्क्रूज की सहायता से एक ऐसी पोजीशन लाएंगे जो ब्राइटेस्ट होगी। ब्राइटेस्ट होने का मतलब है कि λ1 और λ2 सेम पोजीशन पे कंस्ट्रक्टिव और सेम पोजीशन पे डिस्ट्रक्टिव है। हमने एक पोजीशन ले ली जहाँ बिल्कुल ब्राइटनेस आ रही है, चाहे वो डार्क फ्रिंज के लिए लें चाहे ब्राइट फ्रिंज के लिए। अब यहाँ पर अगर एक का n1 ऑर्डर है तो सेकंड का n2 ऑर्डर होगा। नाउ स्क्रूज को मूव करते हैं, तो जब स्क्रू को मूव करेंगे तो हम सेकंड वो पोजीशन लाएंगे। ध्यान दें यहाँ नियरेस्ट पोजीशन लानी है जहाँ वापस, क्योंकि जैसे हम स्क्रू को मूव करेंगे तो पहले उसमें ब्लरनेस आएगी, वो पैटर्न धुंधला होगा और फिर पुनः हमारे पास एक ब्राइट पोजीशन आएगी। इसका मतलब अगर मान लीजिए λ1 का nth ऑर्डर चेंज हुआ है, इट इज चेंज बाय n ऑर्डर, तो λ2 n+1 से चेंज होगा, तो ये वापस कोइंसाइड कर रहा है। तो उस कंडीशन के अंदर अगर मैंने x मूव किया है तो 2x इक्वल टू हो गया n λ1 दैट इज इक्वल टू n+1 λ2। अर्थात यहाँ से अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो λ1 माइनस λ2 का मान आ रहा है λ1 λ2 अपॉन 2x। क्योंकि मुझे अंतर λ1 माइनस λ2 ज्ञात करना है, ध्यान दें हम यहाँ λ1 λ2 को λ² लिख सकते हैं। इस तरह से अगर मुझे माध्य तरंग दैर्ध्य पता है तो मैं तरंग दैर्ध्यों का अंतर ज्ञात कर सकता हूँ। यहाँ ध्यान दें कि λ1 और λ2 को मैंने ऑलमोस्ट λ² माना है, मीन्स λ1 λ और λ2 को हमने जीपी में माना है। बहुत अल्प अंतर है इसलिए इसको हमने λ² अज्यूम किया है। इस तरह से हम माइकलसन व्यतिकरण मापी की सहायता से दो अल्प तरंग दैर्ध्यों का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। अब हम माइकलसन इंटरफेरोमापी के तीसरे अनुप्रयोग पे जाएंगे। तीसरा अनुप्रयोग जिसके अंदर हम किसी फिल्म की मोटाई ज्ञात करना चाहते हैं, यानी हम यहाँ कहीं पाथ में एक फिल्म इंट्रोड्यूस करेंगे और अगर उस फिल्म की मोटाई t है तो या तो उसकी थिकनेस अगर पता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो थिकनेस ज्ञात कर सकते हैं। तो तीसरा हमारा प्रयोग आएगा इसका थर्ड अनुप्रयोग है अल्प मोटाई की फिल्म का अपवर्तनांक अथवा मोटाई ज्ञात करना। तीसरा अनुप्रयोग है अल्प मोटाई की फिल्म का अपवर्तनांक अथवा मोटाई ज्ञात करना। मान लीजिए हमें कोई एक थिन फिल्म दे रखी है, या तो उसकी थिकनेस दे रखी है तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है तो उसकी थिकनेस फाइंड आउट कर सकते हैं। उस फिल्म को हम इस पाथ में यहाँ पर रखते हैं। मान लीजिए मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और थिकनेस टी है। अब इसकी थिकनेस फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर श्वेत प्रकाश प्रयोग में लाते हैं। देखिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के लिए हम श्वेत प्रकाश वाइट लाइट यूज करते हैं। वाइट लाइट यूज करने का पर्पस ये है कि हमारी जो फ्रिंजेस बन रही है उसमें अगर हम M1 और M2 को हल्का सा भी एंगल चेंज कर दें तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के बाद कलरफुल फ्रिंजेस आएगी, तो हमें डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर वाइट लाइट यूज करते हैं
और इसको हल्का सा एंगल बदल देते हैं, मीन्स दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं रहते, तो हम एक ऐसा पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं जहाँ केंद्रीय श्वेत मीन्स वाइट फ्रिंज है और उसके ऑल्टरनेटिवली कलर्ड फ्रिंजेस ऑब्जर्व होती है, क्योंकि वाइट लाइट यूज कर रहे हैं, अलग अलग जगह अलग अलग कंडीशन है। ऐसी स्थिति में जैसे हम यहाँ फ्रिंज इंट्रोड्यूस करेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पर म्यू माइनस 1 इंटू टी इतना एडिशनल पार्ट डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। हमने एक टी थिकनेस म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक फिल्म को इंट्रोड्यूस किया, इसको इंट्रोड्यूस करा तो इसके कारण जो एडिशनल पार्ट डिफरेंस आएगा 2 म्यू माइनस 1 इंटू टी। अब पार्ट डिफरेंस आ गया, इस पार्ट डिफरेंस को हमको कंपनसेट करना है तो हम स्क्रूज को x न्यूनतम वो x दूरी देखेंगे जहां क्रॉस वायर वापस ब्राइट पे आ जाए। देखिए हमने यहाँ पर इस प्रयोग में पहले वाइट लाइट यूज करी, दोनों मिरर्स में बहुत स्लाइट एंगल इंक्रीज कर दिया जिससे फनाकार आकृति की फ्रिंज बन जाए, क्योंकि पहले जो एक्सपेरिमेंट बात करें उसमें फिल्म जो बन रही है वो प्लेन फिल्म है, समान मोटाई की है। यहाँ हमने हल्का सा एंगल की बहुत कम फान कोण पर एक फनाकार आकृति की फिल्म बन गया। अब हमने इसके अंदर जब फ्रिंजेस देखी तो सेंट्रल वाइट और उसके बाद सारी वाइट के बाद कलरफुल फ्रिंजेस आ रही है। मैंने अपने टेलीस्कोप के क्रॉस वायर को ब्राइट फ्रिंज पे रख दिया। नाउ यहाँ पर अपनी फिल्म को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब जैसे फिल्म को इंट्रोड्यूस करेंगे एडिशनल पार्ट डिफरेंस आएगा, इट्स मीन मेरी ब्राइट फ्रिंज शिफ्ट हो जाएगी, मे बी लेफ्ट और मे बी राइट। अब फ्रिंज शिफ्ट हो रही है तो उसको फ्रिंज को ओरिजिनल पोजीशन पे लाने के लिए मैं m1 और m2 के डिस्टेंस को सेट करने के लिए x को मूव करूंगा, मीन्स x इंक्रीज करूंगा, इनके बीच का डिस्टेंस x इंक्रीज करेंगे। मान लीजिए वो स्मॉलेस्ट x डिस्टेंस जहां वापस मेरे क्रॉस वायर के ऊपर ब्राइट फ्रिंज आ जाए वो दूरी x है। यहाँ ध्यान देना है कि हमें एक्सपेरिमेंट करते वक्त ये सावधानी रखनी है कि हमें वो न्यूनतम दूरी देखनी है जहाँ पर वापस ब्राइट फ्रिंज अपने क्रॉस वायर पे आ जाए, तो उस कंडीशन में जो एडिशनल पार्ट डिफरेंस है वो 2x के इक्वल होगा। ये x हम माइक्रोमीटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मुझे थिकनेस ज्ञात करनी है तो इस फिल्म की थिकनेस हो जाएगी t इज इक्वल टू x अपॉन म्यू माइनस 1। और मान लीजिए मुझे म्यू फाइंड आउट करना है तो मेरा म्यू माइनस 1 हो जाएगा x अपॉन टी। जैसा प्रश्न में दिया है उसके आधार पर हम ये ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से मैंने आज की क्लास के अंदर माइकलसन व्यतिकरण मापी के अनुप्रयोगों की बात करी। इन दो कक्षाओं के अंदर हमने माइकलसन व्यतिकरण मापी की बात करी है। विश्वविद्यालय परीक्षा के अनुसार यूनिट 2 के अंदर जो हमारा इस पे प्रश्न बन सकता है, कई बार जो निबंधात्मक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है उसमें माइकलसन व्यतिकरण मापी की कंस्ट्रक्शन के साथ एक या दो अनुप्रयोग पूछ लिए जाते हैं। कई बार अनुप्रयोग के साथ कोई न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। ब्रीफली ये सेटअप जो हमने लास्ट डिस्कस किया उसके बाद हमने 3 चीज़ बात करी है। मुख्यतः माइकलसन व्यतिकरण मापी की सहायता से हम अज्ञात जो स्रोत है उसका तरंगदैर्ध्य ज्ञात कर सकते हैं। हम कोई अगर हमारा एक वर्णी स्रोत है जहाँ पर सोडियम है, जहाँ कुछ अल्प अंतर के तरंगदैर्ध्य हैं तो उनका अंतर ज्ञात कर सकते हैं। और हम फ्रिंज की मोटाई किसी अज्ञात जो पतली फिल्म है अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो उसकी मोटाई, और अगर मोटाई ज्ञात है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्ञात कर सकते हैं। ये माइकलसन व्यतिकरण मापी का हमारा टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम फेब्री पैरेट इंटरफेरोमीटर्स को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।